प्राची, दूसरी चाय बना कर लाओ बुआ जी के लिए, अमन की मम्मी ने प्राची को देखकर कहा। तो प्राची मायूस हो गई और फिर किचन में जाकर दूसरी चाय बनाने लगी। अमन की मम्मी तो जानबूझकर प्राची को परेशान कर रही थी। उनका तो मेन इरादा ही था प्राची को परेशान करने का, इसीलिए उन्होंने बुआ जी को बुलाया था ताकि वो प्राची को पल पल बेइज्जत करवाती रहे। लेकिन उनकी दादी ये सारी चीजें बैठकर चुपचाप देख रही थी। वो बुआ जी को कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि वो जानती थी वो एक लफ्ज कहेंगी तो वो चार उन्हें पलट कर खाने पड़ेंगे। वो दोबारा से चाय लेकर आई और गिलास का चाय उन्हें पकड़ा दिया। बुआ जी ने चाय की पहली सिप ली और फिर चाय का गिलास रखकर बोली, चाय के नाम पर पानी है ये? हाँ, मैं ऐसी चाय नहीं पीती, मैं अपने लिए खुद चाय बना लूंगी। इतना कहकर उन्होंने चाय का गिलास टेबल पर रख दिया। पर अमन की दादी से रहा नहीं गया तो वो बुआ जी की ओर देखकर बोली, पी लेना मीना, कितना नाटक कर रही है तू? बहू इतने प्यार से चाय बनाकर लाई है, कम से कम उसका दिल रखने के लिए तो पी ले। क्यों इतना नाटक कर रही है? भाभी, कहना क्या चाहती हैं आप? मैं नाटक कर रही हूँ क्या? हाँ, ये सारी बातें सुनाने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया था रतलामी? नहीं बुआ जी, गुस्सा मत होइए। माँ जी के कहने का मतलब वो नहीं था। वो ये कह रही थी कि आप चाय पी लीजिए, पर आप पीना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अच्छी चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर अमन की मम्मी किचन में दोबारा चाय बनाने चली गई और बुआ जी के नखरे देखकर प्राची तौबा तौबा कर रही थी। हद है यार, इतने नखरे कौन करता है, वो भी चाय पर? चाय तो चाय होती है, ये पूरा घर ही ऐसा है क्या? प्राची ने मन में सोचा और फिर अपने कमरे की ओर रवाना हो गई क्योंकि वो जानती थी अगर ज्यादा देर यहाँ रही तो फिर ये सब किसी न किसी बात पर उसे ताने मारेंगे। प्राची से बात कर राघव अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। कमरे से बाहर निकलकर वो आयशा के पास जाकर उसका फोन उसके हाथ में देते हुए बोला, मैंने आज पहली चाल कामयाब कर दी है तुम्हारी। प्राची को फोन करके उसे धमकाना शुरू कर दिया है। अब तुम अपने वादे के मुताबिक दिव्यांशी से मेरे लिए बात करो। कर लूंगी, सब कर लूंगी। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना 25 दिन बाद दिव्यांशी की शादी है और अगर इतने दिनों के अंदर उसने शादी किसी और से कर ली तो क्या होगा? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? आयशा की बात सुनकर राघव मन ही मन सोचने लगा, भरोसा और तुम पर? जिंदगी में मौत मंजूर कर लूंगा लेकिन तुम पर भरोसा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, बस याद रखना मैंने तुम्हारा काम किया है, तुम मेरा काम करोगे, समझे? कहा ना कर दूंगा, क्यों चिंता कर रही हो? आयशा दोबारा बोली तो राघव वहां से लौट आया और अपनी गाड़ी निकालकर कहीं रवाना हो गया। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था। उसने प्राची के साथ जो किया वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वो जानता था कि अगर प्राची अमन से अलग हो गई तो क्या होगा, क्योंकि वो जानता था कि अमन छोटी छोटी बात पर प्राची पर शक करता है। भले ही अमन प्राची को बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन उस मोहब्बत में भरोसे नाम की कोई चीज है ही नहीं और बिना भरोसे के मोहब्बत का तो कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी गाड़ी लेकर आया और उसी पार्क में गया जहाँ वो दिव्यांशी के साथ बैठा करता था जब उदास होता था। पार्क में बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर वो बहुत कुछ सोचने लगा। एक तरफ उसकी दोस्ती थी तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। वो दिव्यांशी को बचाने के लिए ये सब कर रहा था, वरना तो सपने में भी ऐसा करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। अगर आज मोहब्बत की बात ना होती तो हम सब इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाते। केवल और केवल दिव्यांशी के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। इतने दिनों से उसने कम से कम 1000 कोशिशें की थी दिव्यांशी से बात करने के लिए, लेकिन दिव्यांशी एक भी बार राघव का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये बात राघव को और ज्यादा परेशान कर रही थी। राघव पार्क में बैठा ये सारी बातें सोच रहा था, तभी अचानक उसका फोन बज पड़ा। फोन पर दिव्यांशी का नंबर स्क्रीन पर देखकर राघव को हल्का सा शक हुआ, लेकिन खुशी के मारे उसने कुछ नहीं सोचा। फिर कॉल रिसीव करके बोला, हाँ कैसी हो तुम, सब ठीक तो है ना? कम ऑन राघव, मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। मुझे तुमसे ये बोलना था कि मैंने तुम्हारे लिए शादी का कार्ड भेजा है, तुम्हें कार्ड मिला या नहीं? दिव्यांशी की बात सुनकर राघव की आंखों में आंसू छलक आए। कैसे कैसे वो ये सब सहन करता। प्यार दिव्यांशी को वो बहुत करता था। एक बार शीला को खोने के बाद अब उसमें दिव्यांशी को खोने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आयशा की चाल की वजह से वो बलि का बकरा बन चुका था। हाँ, मुझे कार्ड मिल गया है, राघव ने दबी आवाज में कहा और फिर फोन काट दिया। इसके आगे बात करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो कहता भी तो क्या कहता उस इंसान से जो किसी की होने वाली थी। मोहब्बत उसने की थी,
प्यार उसने किया था, साथ जीने के सपने उसने देखे थे, और आज दिव्यांशी किसी और की हो रही थी। बहुत तकलीफ देती थी राघव को ये बात। राघव से दूर रहकर दिव्यांशी भी खुश नहीं थी, पर वो देखना चाहती थी कि राघव को अपनी गलती का एहसास हो। राघव को ये समझ आए कि दिव्यांशी उससे सच में प्यार करती है, वो अपने घर पर शादी की बात कर पाए, वो सबके सामने अपने प्यार का अनाउंस कर पाए। वो ये सब जानबूझकर कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो खुद आयशा के हाथों बहुत बुरी तरह जाल में फंसने वाली थी। अब ये सारी चीजें बिल्कुल बदलने वाली थी। लवली, दिव्यांशी, राघव तीन तीन मोहरे ढूंढ लिए थे आयशा ने प्राची और अमन को अलग करने के लिए। इनमें से किसी एक मोहरे की तो चाल कामयाब होगी ही, आयशा को ये भरोसा था। हालांकि वो खुद अब प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आ गई थी, फिर भी वो सारी हरकत नहीं छोड़ रही थी। ये जानकर उसकी कोख में अमित का बच्चा है। अमित उससे प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। वो अमन के पीछे केवल और केवल दौलत के लिए भाग रही थी, जबकि अमित भी कई बार आयशा को समझा चुका था, पर आयशा ध्यान ही नहीं देती थी, तो अमित उससे दूर दूर सा रहने लगा था। अमन शाम को ऑफिस से लौटकर आया तो उसने घर में बुआ जी को देखा। बुआ जी के पास आकर उसने बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी मुस्कुराकर अमन को आशीर्वाद देते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल। कब आई आप? आज ही आई हूँ, सुबह की ट्रेन से। तू बता कैसा है मेरा लाल? जी मैं अच्छा हूँ, अमन मुस्कुराकर बोला और फिर यहाँ वहाँ प्राची को ढूंढने लगा। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहा है तू? बुआ जी अमन को देखकर बोली। जी बुआ जी किसी को नहीं, आप बताइए आप कैसी हैं? हमारा क्या है, हम तो बहुत अच्छे हैं। जी बुआ जी। ये कहकर अमन हॉल से अपना बैग लेकर कमरे में चला गया। प्राची, प्राची कहाँ हो तुम? अमन कमरे में जाते ही प्राची को आवाज देने लगा, पर प्राची उसे कहीं नजर नहीं आई। तो अमन फिर चिल्लाने लगा, कहाँ हो प्राची? क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? प्राची वॉशरूम से बाहर आई। कहाँ थी तुम? कम ऑन यार, अभी तुमने देखा ना, वॉशरूम से बाहर आई हूँ तो वहीं होंगी। प्राची अमन को देखकर बोली, ठीक है, एक गरम चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। अमन ने अपने शूज उतारते हुए कहा। तो प्राची अपने बाल पोंछते हुए टॉवल साइड में रखकर किचन की ओर चली गई और अमन के लिए चाय बनाने लगी। अमन के लिए चाय बनाकर चाय छानकर वो किचन से बाहर आने के लिए मुड़ी तो अचानक अमन की चाची टकरा गई। कहाँ जा रही हो बेटा? चाची ने कहा। जी चाची, अमन के लिए चाय ले जा रही हूँ। बेटा एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी चाची जी। अब अमन का नाम लेना छोड़ दो, बुआ जी आ गई, उन्होंने तुम्हारे मुंह से एक बार अमन का नाम सुन लिया तो बहुत डांटेंगी अमन का नाम सुनकर। ए जी या अमन जी बुलाना शुरू कर दो। चाची की बात सुनकर प्राची जवाब देना तो उन्हें बहुत चाहती थी, पर वो अपना हाँ में सर हिलाकर जी चाची जी और चाय का कप लेकर कमरे में चली गई। अमन को चाय देकर प्राची ने गहरी सांस ली और उसके बगल वाले सोफे पर बैठकर बोली, आज निखिल से मिलने चले क्या? निखिल का नाम सुनकर अमन को थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर वो प्राची की ओर देखकर बोला, क्यों? नहीं कुछ बात नहीं, बस ऐसे ही। बात नहीं हो पा रही थी मधु से, और निखिल में भी काफी चेंज लग रहा था, तो मैं सोच रही थी एक बार मिल आऊं, काफी दिनों से मिली भी नहीं हो। तो तुम कहो तो चल ले। सॉरी प्राची, अभी मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर कभी चलते हैं। अमन ने बात पलटकर कहा, क्योंकि अमन निखिल से मिलने नहीं जाना चाहता था। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई हुई दरार अब पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी परेशानियां पैदा करने लगी थी। निखिल भी अपनी इज्जत बचा रहा था और अमन भी। अमन निखिल से कुछ कहना नहीं चाहता था, तो निखिल अमन से बात करना नहीं चाहता था। लेकिन इन दोनों के रिश्तों के बीच में प्राची और मधु का रिश्ता भी बहुत बुरी तरह पिसने सा लगा था। मधु चाह कर भी प्राची को फोन नहीं कर पा रही थी और प्राची की कॉल मधु रिसीव नहीं कर पा रही थी। प्राची को बहुत टेंशन होती थी मधु की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के बाद उसके खुद के फैसले भी अब किसी काम नहीं आते थे। हर चीज की परमिशन उसे दूसरों से लेनी पड़ती थी। एक लड़की की लाइफ यही होती है कि शादी के बाद वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाए। खाना खाने से पहले भी उसे घर वालों से पूछना पड़ता था और हर एक चीज के लिए घर वालों का मोहताज रहना पड़ता था। नहीं, लेकिन प्राची उन लड़कियों में से तो नहीं थी। वो सारी बातें इतनी आसानी से सहन कर लेती थी, पर वो ऐसी नहीं थी। उसके सपने तो बहुत अलग थे और उसकी मंजिल कोसों दूर, लेकिन फिर भी वो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। ठीक है, तुम कहते हो तो फिर कभी चल लेंगे, प्राची ने मुंह लटका कर कहा और फिर उठकर अपने बाल सुलझाने लगी। वो जानता था कि प्राची को इस बात का बुरा लगा है, पर वो निखिल से मिलना नहीं चाहता था। उसे अब निखिल से कोई मतलब नहीं रखना था। भले ही दूरी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई थी, लेकिन अब वो पर्सनल लाइफ में भी निखिल से मतलब नहीं रखना चाह रहा था।
इसीलिए वो प्राची को निखिल के घर नहीं लेके गया। मधु भी प्राची से बात ना कर पाने के कारण काफी दुखी होती थी। प्राची ही तो थी एक जिससे वो अपने मन की बात कह देती थी। अब उससे भी कोई बात नहीं हो पाती थी और अब रूही अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि ना वो प्राची और ना ही मधु को कॉल कर पाती थी। अब आगे क्या होगा? कहानी में नया मोड़, रिश्तों में नया मोड़ आपको दिखाई देगा।